दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों सेल एंड बैटरी भाग 4 के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सेल बैटरी भाग 4 के दोस्तों। तो सेल बैटरी भाग 4 में हम देखते हैं, भाग 3 में हमने सेल से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, भाग 2 में प्राइमरी व सेकेंडरी सेल में डिफरेंस पढ़ा था, भाग 1 में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था। आज भाग 4 की बात करें दोस्तों तो आज टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल कितने प्रकार का होता है उसके भागों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्राइमरी सेल के एक एक भाग पढ़ते हैं। 5 टाइप्स का होता है प्राइमरी सेल। वोल्टीय सेल होता है, जैसे पहला वोल्टीय सेल, डैनियल सेल, लैक्लांसी सेल, शुष्क सेल, और एक होता है दोस्तों शुष्क सेल के बाद एक होता है बटन सेल। बटन सेल या मरकरी सेल। तो ये 5 प्रकार के सेल होते हैं दोस्तों। आज अपन इन 5 प्रकार के सेलों के बारे में बात करेंगे। ये प्राइमरी सेल हैं, इनके बारे में एक एक के बारे में अपन दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं दोस्तों वोल्टीय सेल की। वोल्टीय सेल क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है दोस्तों। तो सर्वप्रथम देखते हैं वोल्टीय सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल में पहला सेल देखते हैं वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल इसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वोल्टिक सेल। तो वोल्टीय सेल की अपन जैसे बात करें दोस्तों तो इटली का वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने, इस इटली के वैज्ञानिक थे, इटली का जो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम वोल्टेज की खोज की थी उसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या था दोस्तों? अलेसांद्रो वोल्टा था जिसने सबसे पहले वोल्टेज खोजा। तो जो ये इटली के वैज्ञानिक था अलेसांद्रो वोल्टा, इसने 1790 में वोल्टेज सेल की खोज की। 1790 में, सन 1790 में वोल्टीय सेल की खोज की। सेल की खोज की इसने दोस्तों देखा 1790 में, जो इटली के वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्टा, इसने क्या देखा, कोई अम्लीय पानी लें। इसने क्या लिया, एक अम्लीय घोल लिया H2SO4 का, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। इसने तनु H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तनु H2SO4, इसने सल्फ्यूरिक एसिड का घोल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का घोल लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, घोल लिया। इसने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड दो दिए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रोड या 2 छड़ डाल दी पानी के घोल में, बैटरी के उसमें पात्र में। और जो दोस्तों पॉजिटिव था एनोड, एनोड से पॉजिटिव कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसने किसका लिया? कॉपर का लिया। किसका लिया? कॉपर का लिया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसने कॉपर का, ना नेगेटिव इसने जिंक का लिया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसने कॉपर का लिया और नेगेटिव इलेक्ट्रोड दोस्तों इसने किसका लिया? जिंक का लिया। और जब इसने ये 2 छड़ें इस घोल में डाली, घोल सल्फ्यूरिक एसिड लिया इसने, ये किस अवस्था में लिया? द्रव के रूप में। सल्फ्यूरिक जो एसिड लिया ये द्रव के रूप में लिया दोस्तों। कई बार ये पूछा जाता है कि H2SO4 जो सेल है ये लिक्विड है, द्रव है, क्या है? तो ये किस अवस्था में लिया? द्रव अवस्था में लिया। और जब सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट में दोस्तों इन्होंने जब 2 इलेक्ट्रोड डाले तो इन्होंने देखा इस एसिड के अंदर रासायनिक क्रिया हुई और इन्होंने इस पर लोड लगा के देखा। अलेसांद्रो वोल्टा ने लोड लगा के देखा
तो ये बल्ब कार्य करने लग गया, अर्थात इस घोल में करंट बहने लग गया। और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट प्रवाहित हुआ, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट प्रवाह हुआ वह किसके कारण हुआ दोस्तों? आयंस के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? आयंस के कारण करंट प्रवाह हुआ, आयंस के कारण। तो ये पहला सेल था, वोल्टीय सेल। और ये जो सेल बना दोस्तों, इसके दोस्त भी बहुत सारे थे। और इस सेल का जो ईएमएफ था, वोल्टीय सेल का जो ईएमएफ था, सर्वप्रथम सेल बना था इसलिए इसका बहुत कम ईएमएफ था। क्या था? 0.8 वोल्ट ईएमएफ था। और आंतरिक प्रतिरोध की बात करें दोस्तों, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध था 1.9 ओम से 6 ओम था। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या था दोस्तों? 1.9 ओम से 6 ओम के बीच में था। और इसके दोस्त थे, इसका दोस्त क्या थे कि इसमें जो घोल भरा था वो लिक्विड था, इसलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। जो वोल्टीय सेल था, एक तो इसका दोष था कि इसका ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है दोस्तों एक स्थान से वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये संभव नहीं था। इस सेल में क्या था? लिक्विड था, संभव नहीं था। क्योंकि इस सेल में क्या था? इलेक्ट्रोलाइट क्या था? घोल था। घोल कैसा था? द्रव अवस्था में था। जो इलेक्ट्रोलाइट था वो द्रव अवस्था में था, तो इसको लाने ले जाने में परेशानी हो रही थी दोस्तों। तो एक समस्या तो थी, ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं था। दूसरी इसकी समस्या थी दोस्त था कि ये अधिक समय तक धारा नहीं दे सकता था, अधिक समय तक धारा नहीं दे सकता। दूसरा जो इस सेल का दोस्त था दोस्तों, दोस्त था या हानि थी कि ये अधिक समय तक धारा नहीं दे सकता था। तो ये वोल्टीय सेल था। तो दोस्तों इसमें यही ध्यान रखना है, इसमें एनोड किसका बनाया जाता है? कॉपर का। वोल्टीय सेल का एनोड किसका होता है? कॉपर या तांबा का होता है। और कैथोड जो होता है वो जिंक का होता है। और घोल इसमें कैसा रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और H2SO4 रहता है दोस्तों, द्रव अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और H2SO4 रहता है दोस्तों। तो ये पहला प्राथमिक सेल था। 1970 में इटली के वैज्ञानिक अल्सांद्रो वोल्टा ने खोजा था। और इन्हीं के नामानुसार से, खोजकर्ता के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा? अल्सांद्रो वोल्टा। वोल्टीय सेल को पड़ा, इसका नाम जो वोल्टीय सेल पड़ा खोजकर्ता के नाम से, खोजकर्ता के नाम पर ही इसका नाम वोल्टीय सेल रखा। इसका नाम क्या रखा दोस्तों? वोल्टीय सेल रखा। इसका नाम क्या रखा? वोल्टीय सेल रखा। खोजकर्ता के नाम पर ही इस सेल का नाम क्या रखा? वोल्टीय सेल रखा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा सेल अपना। वोल्टीय सेल के बाद जो दूसरा प्राइमरी सेल बना दोस्तों, वो बना डेनियल सेल। वोल्टीय सेल के बाद जो दूसरा प्राइमरी सेल डेवलप किया वैज्ञानिकों ने, उसका नाम था डेनियल सेल। दूसरा जो सेल आया दोस्तों, दूसरा जो प्राथमिक सेल आया वो था डेनियल सेल। और इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज J.S. डेनियल ने की थी। J.S. वैज्ञानिक का एक दोस्तों, J.F. डेनियल ने 1836 में इसका निर्माण किया। J.F. डेनियल वैज्ञानिक था। सन 1836 में इसकी खोज की। और इसकी खोज करने का क्या उद्देश्य था J.F. डेनियल का? और इस खोजकर्ता के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? नाम क्या पड़ा? डेनियल। डेनियल को पड़ा खोजकर्ता के नाम के कारण। खोज J.F. डेनियल ने की थी, इसीलिए खोजकर्ता के नाम पर इस सेल का नाम क्या रखा अपन ने? डेनियल। और इसकी खोज इसलिए की, वोल्टीय सेल के जो दोस्त थे वो कम EMF दे रहा था और उसका जो लंबे समय तक यूज नहीं ले रहे थे,
इसको लंबे समय तक यूज ले सकते हैं वोल्टेज सेल की तुलना में। तो उसकी तो जो कमी थी उनको दूर करने के लिए JF डैनियल ने डैनियल सेल खोजा दोस्तों। तो डैनियल सेल में क्या किया उसने, डैनियल सेल जो था वोल्टेज सेल का थोड़ा शुद्ध रूप था। इसमें क्या किया, वही दो इलेक्ट्रोड लिए, एनोड पॉजिटिव कॉपर का, कैथोड ऋणात्मक विद्युताग्र, कैथोड या ऋणात्मक जो विद्युताग्र है वो जिंक का लिया दोस्तों, Zn जिंक, Cu कॉपर का पॉजिटिव। फिर इसमें उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया JF डैनियल ने, CuSO4 कॉपर सल्फेट और तनु H2SO4। उसने जो इसमें घोल लिया तनु H2SO4 प्लस CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट लिया। किस अवस्था में लिया, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में लिया, द्रव अवस्था में। कॉपर सल्फेट व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल लिया दोस्तों। और जब देखा उसने तो इसके अंदर जो रासायनिक कॉपर सल्फेट को अपन नीलत होता कहते हैं, और जब उसने देखा तो इसमें रासायनिक क्रिया हुई। तो रासायनिक क्रिया हुई तो इसने क्या बनाया, विद्युत वाहक बल बनाया दोस्तों। क्या बनाया, विद्युत वाहक बल। जो बाहरी आवरण है दोस्तों, इसमें कॉपर सल्फेट भरते हैं और जो ये इलेक्ट्रोड जिसमें रखे रहते हैं उसमें तनु H2SO4 भरते हैं। फिर जब इसका विद्युत वाहक बल बना तो इसका विद्युत वाहक बल उससे थोड़ा ज़्यादा था, उसका 1.08 था और इसका 1.12 वोल्ट। और इसका आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों 2 ओम से 6 ओम होता है वोल्टेज सेल का। अब इसके क्या लाभ थे, ये इसके लाभ क्या थे कि एक तो जो ये वोल्टेज दे रहा था दोस्तों, ये कैसा दे रहा था, स्थायी दे रहा था। ये कैसा वोल्टेज दे रहा था, स्थायी वोल्टेज दीर्घ अवधि तक दे रहा था। कैसा वोल्टेज देने लग गया, स्थायी वोल्टेज दीर्घ अवधि तक। इसने कैसा वोल्टेज दिया दोस्तों, स्थायी वोल्टेज दीर्घ अवधि तक देता था। ये स्थायी वोल्टेज देने लग गया, ज़्यादा अवधि तक देने लग गया। और इसका दोष क्या था, ये दोष यही था इसमें लिक्विड द्रव अवस्था में था तो इसका ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं। इसका दोष यही था कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि इसमें भी लिक्विड फॉर्म में था। इलेक्ट्रोलाइट कैसे था दोस्तों, लिक्विड सेल। तो इसीलिए इसे लिक्विड सेल भी कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में था। अब तीसरे सेल की बात करें दोस्तों अपन, तीसरा सेल था लेक्लांसी सेल। तीसरा था लेक्लांसी सेल, जो कि फ्रांस के लेक्लांसी वैज्ञानिक इसकी खोज की। उसने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट लिया दोस्तों लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड का, और उसने एनोड पॉजिटिव धनात्मक विद्युत तार और कैथोड ऋणात्मक विद्युत तार ये कॉपर का लिया, तो ये वही जिंक का लिया। ये किसका लिया, जिंक का, कॉपर का। और उसने इसमें तनु NH4Cl मतलब ये लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया। किस अवस्था में लिया, द्रव अवस्था में। तो इस सेल को भी द्रव सेल कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट लिया, द्रव अवस्था में, और रासायनिक क्रिया हुई। तो सेल पे जब रासायनिक क्रिया होने लगी इलेक्ट्रोडों के बीच, तो सेल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। EMF उत्पन्न हुआ दोस्तों 1.46 वोल्ट। कितना उत्पन्न हुआ, 1.46 वोल्ट। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध था वो था 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध जो इसका था स्मॉल r दोस्तों, वो था 1.5 वोल्ट, 1.5 ओम। सॉरी, कितना था, 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध था।
अब अपन को इस सेल को भी सुधारने की जरूरत पड़ी दोस्तों। इसमें जब रासायनिक क्रिया होती है के दौरान ऑक्सीजन के कण एनोड पर जमा हो जाते हैं, जिसे सेल का ध्रुवाच्छादन दोष कहते हैं। इस सेल में भी एक दोष था। इस सेल का क्या दोष था? जब रासायनिक क्रिया होती थी तो सेल में ऑक्सीजन के कण यहाँ पे पानी के बुलबुले के रूप में ऑक्सीजन के कण एनोड पर जमा हो गए, जिस दोष को क्या कहते हैं? ध्रुवाच्छादन दोष कहते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए, अर्थात विध्रुवक के रूप में, या इसे पोलराइजेशन दोष भी कहते हैं, पोलराइजेशन। तो इस डीपोलराइज करने के लिए ऑक्सीजन के जो पानी के बुलबुले हैं इनको नष्ट करने के लिए इसमें MnO2 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? मैंगनीज डाइऑक्साइड अपन यूज लेते हैं लेक्लांसी सेल में, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और ये सेल भी द्रव अवस्था में मिलता है। कैसे मिलता है? द्रव अवस्था में मिलता है दोस्तों। और द्विध्रुवक के लिए इसमें क्या लेते हैं? लेक्लांसी सेल में MnO2 लेते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें शुष्क सेल की। नेक्स्ट सेल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल है दोस्तों शुष्क सेल, जो कि आज के टाइम में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, वो है शुष्क सेल दोस्तों। तो अब शुष्क सेल की बात करें, जिसे कि अपन ड्राई सेल कहते हैं। चौथा सेल है अपना, चौथा प्राथमिक सेल है शुष्क सेल, जिसे कि ड्राई सेल के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं? ड्राई सेल अपन कहते हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांसी ने लेक्लांसी सेल के शुद्ध रूप, लेक्लांसी सेल का शुद्ध रूप तैयार किया। शुद्ध रूप बनाकर, शुद्ध रूप में बनाकर या शुद्ध रूप तैयार करके, शुद्ध रूप में तैयार करके दोस्तों, या शुद्ध रूप बनाकर 1866 में इस सेल का निर्माण किया। शुष्क सेल का निर्माण किया। कब किया? 1866 में इस सेल का, इसका निर्माण किया। जॉर्ज लेक्लांसी ने किसका शुद्ध रूप लिया? लेक्लांसी सेल का शुद्ध रूप तैयार किया। जॉर्ज लेक्लांसी ने 1866 में जो नया सेल बनाया उसका क्या नाम दिया दोस्तों? शुष्क सेल नाम दिया। उसका क्या नाम दिया? शुष्क सेल नाम दिया। और जो शुष्क सेल है दोस्तों, शुष्क सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं अपन, पेस्ट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसके रूप में लेते हैं? पेस्ट के रूप में लेते हैं दोस्तों। और ये सबसे प्रसिद्ध सेल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोगी सेल होता है ये। इसमें ये कार्बन की रॉड होती है, कार्बन की रॉड होती है दोस्तों। इसके ऊपर एक पीतल की कैप लगी रहती है। ये पीतल की कैप होती है ऊपर, पीतल की टोपी। और जो ये कार्बन की रॉड रहती है दोस्तों, ये एनोड का कार्य करती है। कार्बन की रॉड है, ये एनोड या विद्युत धनाग्र का कार्य करती है। ऊपर पीतल की टोपी लगी रहती है दोस्तों। और इसमें सूखा पेस्ट भरा जाता है, NH4Cl और ZnCl2, NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का शुष्क पेस्ट भरा जाता है। क्या भरा जाता है?
अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का शुष्क पेस्ट भरा जाता है और इस पेस्ट में नमी बनाए रखने के लिए पीओपी मिला देते हैं। इस पेस्ट में नमी बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला देते हैं। कई बार पूछा जाता है शुष्क सेल के घोल में नमी बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं, तो इसमें नमी बनाए रखने के लिए क्या मिला देते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला देते हैं, जिससे इसमें घोल में नमी बनी रहती है। जिससे इस घोल में क्या बनी रहती है दोस्तों, नमी बनी रहती है, घोल सूखता नहीं है और अपना कार्य करता रहता है दोस्तों। अब ये जो जिंक का पात्र होता है, ये पूरा पात्र कितना होता है, ये जिंक का पात्र होता है, Zn जिंक का पात्र, ये कैथोड का कार्य करता है। कैथोड या ऋणात्मक प्लेट का कार्य करता है। कैथोड या ऋण प्लेट का कार्य क्या करता है, शुष्क सेल में जिंक, नीचे की तरफ जो जिंक का लेप होता है, जिंक का पात्र होता है जो, और एनोड का कार्य क्या करता है, कार्बन की रॉड। कार्बन की रॉड शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है और जिंक है या जस्ते का जो पात्र होता है, ये कैथोड या नेगेटिव का कार्य करता है। और इसका बाहरी आवरण भी जस्ते का बना रहता है। ये जिंक का पात्र होता है, यही नेगेटिव का कार्य करता है, जिंक मानी जस्ता दोस्तों, और बाहरी आवरण, इसका बाहरी आवरण भी जस्ते का बना रहता है। इसका जो बाहरी आवरण है दोस्तों, बाहरी आवरण भी जिंक यानी जस्ते का बना होता है। इसका बना रहता है, जस्ते का बना रहता है। इसका बाहरी आवरण भी जस्ते का बना रहता है। और उपयोग की बात करें तो सर्वाधिक उपयोगी सेल है। इसके उपयोग की बात करें तो सबसे अधिक उपयोग आने वाला सेल है दोस्तों रेडियो, ट्रांजिस्टर, दीवार घड़ी, टॉर्च, खिलौने, अपने जो सेल आता है रेडियो वगैरह में, सभी में ETC आदि, उन सभी में जो सेल लगता है दोस्तों वो कौन सा होता है, शुष्क सेल। तो सर्वाधिक उपयोग अगर किसी सेल का किया जाता है तो किसका किया जाता है, शुष्क सेल का किया जाता है। इन सभी में शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। और इसके EMF भी दोस्तों सबसे ज़्यादा रहता है 1.5 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो 2 ओम से 6 ओम रहता है। शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 2 ओम से 6 ओम रहता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा सेल है, सर्वाधिक उपयोग आने वाला सेल है। कैसा सेल है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला सेल है। अब इसके अपन लाभ हानि की बात करें तो हानि तो यह है कि इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसके लाभ, शुष्क सेल के लाभ हानि की बात करें, लाभ तो यह है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन संभव है। छोटा होता है, जेब में धर के कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन संभव है। दूसरा, सस्ता आता है, मेरे ख्याल से 5 रुपये से 7 रुपये तक एक सेल आता है अपना मार्केट में। तीसरा दोस्तों, उच्च EMF देता है। उच्च EMF मतलब उच्च तुरंत EMF, उच्च व स्थायी जो तुरंत, उच्च स्थायी EMF देता है 1.5 वोल्ट का दोस्तों। चौथा, अगर अपन इसके लाभ की बात करें तो दीर्घ अवधि तक ये कार्य करता है, दीर्घ अवधि तक चलता है जब तक दम रहती है दोस्तों। और इसकी हानि यही है कि इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। हानि क्या है दोस्तों, शुष्क सेल की हानि यही है कि चार्ज नहीं किया जा सकता। शुष्क सेल की हानि एक होती है, चार्ज नहीं कर सकते। शुष्क सेल की एक ही हानि है दोस्तों, चार्ज नहीं कर सकते। बाकी इसके सभी लाभ हैं, ट्रांसपोर्टेशन संभव है, सस्ता है, उच्च EMF है, दीर्घ अवधि है दोस्तों। ये सभी गुण इस सेल के अंदर होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल है दोस्तों। फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांसी ने इसकी खोज की। इसकी जो पॉजिटिव या एनोड का कार्य करती है वो कार्बन की रॉड होती है, ऋण
कैथोड का कार्य करती है, जो जिंक का पात्र होता है। इसमें NH4 ZnCl2 अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का सूखा पेस्ट भरा रहता है, और इस पेस्ट में नमी बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस शुष्क सेल में मिलाते हैं। इस शुष्क पेस्ट में नमी बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? POP मिलाते हैं। इसका उपयोग रेडियो ट्रांजिस्टर, दीवार घड़ी, टॉर्च खिलौने में करते हैं। इसका EMF 1.5 वोल्ट होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम से 6 ओम होता है, और इसका बाहरी आवरण जस्ते के पात्र से बना रहता है। तो दोस्तों ये था शुष्क सेल के बारे में। लास्ट सेल अपन देखते हैं, लास्ट प्राइमरी सेल, मर्करी सेल या बटन सेल। लास्ट जो अपना प्राइमरी सेल है वो है मर्करी सेल या बटन सेल। पांचवा जो अपना प्राइमरी सेल है दोस्तों, मर्करी सेल या बटन सेल, उसे अपन कहते हैं। तो ये देखते हैं मर्करी सेल या बटन सेल क्या होता है। जो अपने कलाई की घड़ी में यूज करते हैं, हाथ की में, उसे कहते हैं बटन सेल। तो अगला सेल है 5 मर्करी सेल या बटन सेल। बटन सेल इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये आकार में सबसे छोटा है। मर्करी सेल को बटन सेल क्यों कहते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। इस सेल को बटन सेल क्यों कहते हैं, मर्करी सेल को बटन सेल क्यों कहते हैं? सेल की आकृति बटन जैसी होती है। कैसी होती है? बटन जैसी होती है, और साइज में बहुत छोटा होता है। साइज में न्यूनतम होता है, न्यूनतम साइज या छोटा साइज में न्यूनतम होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? इसलिए इसे बटन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बटन सेल कहते हैं। और इस बटन सेल के बारे में बात करें तो इसका जो व्यास रहता है वो 4 mm, और जो मोटाई रहती है दोस्तों इसकी 2.5 mm रहती है। कितनी रहती है? मोटाई 2.5 mm होती है। ये बटन नुमा रहता है ऐसा दोस्तों, बटन नुमा सेल होता है। जो अपने इसका जो उपयोग करते हैं कलाई घड़ी जो अपन हाथ में पहले बच्चे बांधते थे, वो जो घड़ी रहती है कलाई घड़ी, उसमें कैलकुलेटर, कंप्यूटर, खिलौने, कैमरे, छोटी टॉर्च आती हैं दोस्तों, बिल्कुल बारीक पेंसिल टाइप चौक या पेंसिल प्रकार की जो टॉर्च आती है, उनमें भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, मर्करी या बटन सेल का दोस्तों। अब इसकी अपन बात करें तो इसका जो बाहरी आवरण है, साइज में ये छोटा होता है। ये दोस्तों इसके EMF की बात करें तो इसका EMF 1.35 वोल्ट से 1.40 वोल्ट के मध्य रहता है। क्या रहता है? 1.35 वोल्ट से 1.40 वोल्ट। आपसे कोई पूछे न्यूनतम साइज वाला सेल कौन सा है, तो ये बटन सेल ही है। सबसे छोटा सेल जो होता है वो बटन सेल ही होता है दोस्तों। और इसका बाहरी आवरण स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। इसकी बनावट इस प्रकार रहती है। बाहरी आवरण इसका स्टेनलेस स्टील से बना रहता है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि बटन सेल का बाहरी आवरण बना रहता है। जैसे कि अपन देखते हैं स्टेनलेस स्टील से बना रहता है, और इसमें जो पॉजिटिव का कार्य करता है दोस्तों, एनोड का जस्ता एल्युमिनियम निकल करता है। जो एनोड का जो कार्य करता है, एनोड या विद्युत धनात्मक का, वो जस्ता भी ले सकते हैं, या एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, या निकल भी ले सकते हैं। जस्ता, एल्युमिनियम, निकल, तीनों में से कोई भी अपन पॉजिटिव इसका ले सकते हैं। कैथोड या ऋणात्मक की बात करें तो मर्क्यूरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, नेगेटिव इसका अपन सिल्वर ऑक्साइड का ले सकते हैं, या मर्क्यूरी ऑक्साइड का ले सकते हैं।
या मर्क्यूरिक ऑक्साइड का नहीं लें तो कैडमियम ऑक्साइड का भी इसका नेगेटिव अपन ले सकते हैं। कैडमियम ऑक्साइड का भी इसका नेगेटिव ले सकते हैं। और ये शुष्क प्रकार का सेल होता है दोस्तों, जो इसमें घोल लेते हैं अपन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड का शुष्क चूर्ण लेते हैं, शुष्क पेस्ट लेते हैं। तो ये कैसा सेल है? शुष्क सेल है। ड्राई सेल भी शुष्क सेल है, मर्करी सेल या बटन सेल भी किस सेल में आता है? शुष्क सेल में आता है दोस्तों। तो ये बटन सेल, हाथ की कलाई, इसमें यूज लिया जाता है और सबसे ज़्यादा जो अपन यूज करते हैं वो शुष्क सेल करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज अपन ने सेल बैटरी भाग 4 में पढ़ा था प्राइमरी सेलों के प्रकार, जो 5 प्रकार के होते हैं: वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, लैकलांसी सेल, शुष्क सेल और मर्करी सेल या बटन सेल दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि उनकी पढ़ाई भी आपकी तरह यथावत चलती रहे। थैंक यू दोस्तों। मैं PC सर घोषराणा आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू।